हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है और वो अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट का। दोस्तों, जो सप्लायर है वो अपने जीएसटीआर 1 में जो भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करता है और साथ में क्रेडिट नोट को भी वो अपडेट करता है, तो अब डायरेक्टली उसका जो क्रेडिट नोट का अमाउंट है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया है जिसको कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है आप देख सकते हैं, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड दैट टू अमेंड सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 60 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स to provide legal framework in respect of generation of GSTR to be based on the action taken by the taxpayer on the invoice management system। पोर्टल पे इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम पहले ही आ चुका था। गवर्नमेंट को जहां पे बेनिफिट दिखती है ना, वो पोर्टल पे पहले ही चेंजेस कर देता है और बाद में लॉ में चेंजेस करता है। बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जब एक्शन लेगा उसके बाद जीएसटीआर 2B अपडेट होगी, फिर वहां से डाटा जीएसटीआर 3B में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है टू अमेंड सेक्शन 34(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट to specifically provide for the requirement of reversal of input tax credit as is attributable to a credit note by the recipient to enable the reduction of outward tax liability of the supplier। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाया गया वो क्या है, सेक्शन 34(2) को अमेंड किया गया कि जो सेलर है वो जब अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करता है और साथ में क्रेडिट नोट को अपडेट करता है तो जीएसटीआर 3B में उसकी जो क्रेडिट नोट है उसके आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेसिपिएंट है वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे जब क्रेडिट नोट के लिए एक्शन लेगा, वहां पे जब तक वो रिवर्सल नहीं करेगा उस क्रेडिट नोट के अमाउंट का, तब तक सेलर इस क्रेडिट नोट को एडजस्ट नहीं करा पाएगा अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इन्होंने लगा दिया। अब इसके लिए क्या है कि एक नया रूल यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है 67B टू प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द क्रेडिट नोट इशूड बाय हिम। तो ये एक नया रूल जिसमें कि ये प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से जो सप्लायर की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एडजस्ट की जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि टू अमेंड सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 61 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स टू प्रोवाइड दैट फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑफ द टैक्स पीरियड शैल बी अलाउड टू बी फाइल्ड ओनली आफ्टर फॉर्म जीएसटीआर 2B ऑफ द सेड टैक्स पीरियड इज मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो ये ऑलरेडी ये चीज़ें होती आ रही हैं, क्योंकि जब तक जीएसटीआर 2B अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर ही नहीं सकते हैं। और जीएसटीआर 2B अपडेट होने के लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा सा एक कैलकुलेशन से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। देखिए, आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि कैसे पूरा फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है और उसने बी को सप्लाई किया गुड्स 50,000 रुपीज़ का 18% जीएसटी के रेट से, और इसके बाद कुछ समय के बाद जो मिस्टर बी है उसने गुड्स को क्या किया, रिटर्न कर दिया मिस्टर ए को। 5,000 रुपीज़ की रिटर्न्स आई और इसमें भी 18% की जीएसटी के साथ ही रिटर्न्स होगा। तो मिस्टर ए जब अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे तो यहाँ पर 50,000 पे 18% की जो जीएसटी लगाई जा रही है, 9,000 की जीएसटी डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट नोट को भी उसमें दिखाएंगे। ठीक, 900 का क्रेडिट नोट हो जाएगा क्योंकि 5,000 पे 18% आप कैलकुलेट करेंगे, 900 ये अपना क्रेडिट नोट का उसमें शो करेंगे। तो इनकी क्रेडिट नोट जीएसटीआर 3B में क्या होगी, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं B2B सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 में ये अमाउंट मान लीजिए कि रिपोर्ट किया गया। ठीक है, जिसमें कि टैक्स का अमाउंट हो गया, सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप इसी में क्या करते हो कि अपना जो क्रेडिट नोट है वो भी आप इसमें शो करते हो यदि कोई रिटर्न्स वगैरह आया हुआ है तो टेबल नंबर 9A में आप अपनी क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे लगाई और जो आपने टैक्स यहाँ पर, ठीक है, ये अपडेट किया तो ये आपका माइनस में दिख रहा है। मतलब कि ये जो क्रेडिट नोट है ये आपकी क्या हो रही है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या होता है कि आप जब इसका कैलकुलेशन चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जो कि आपको पे करना होता है जीएसटीआर 3B में, और उसके बाद जीएसटीआर 2B से आपका ये
टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि आप क्रेडिट नोट तो अपडेट करोगे, ये जो माइनस में दिख रहा है अब ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा जब तक कि जो रेसिपिएंट है जिसको आपने माल सप्लाई किया और उसने आपको गुड्स रिटर्न किया है, जब तक कि वो इस अमाउंट को रिवर्स ना कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वैल्यू जो कि उसने बाई करी है, अब उसमें से वो रिटर्न कर रहा है, तो वो टैक्स उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा उसके ऊपर। उसके बाद ही आपका ये क्रेडिट नोट आपके टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। तो यहाँ जीएसटीआर 3B में पहले की जो सिस्टम थी कि अब आपका ये डायरेक्ट माइनस होता था, आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती थी, लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट सेक्शन 34(2) में किया जा रहा है, अब उसके आधार पे अब ये जो डाटा होगा वो आईएमएस डैशबोर्ड में जाएगा। किस तरीके से जाएगा मैं आपको भी दिखाता हूँ। आईएमएस डैशबोर्ड में जाएगा और वहाँ पे एक रेसिपिएंट के पास ऑप्शन होगा एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, उसको पेंडिंग में डालने का, और एक डिफॉल्ट होता है नो। यदि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब ये मान लिया जाता है कि आपने सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, उसको डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड कहा जाता है। ठीक है, यदि सब कुछ सही से तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको डिफॉल्ट नो पे भी रख सकते हैं, मतलब कि डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्शन लेते हैं तो ये जो क्रेडिट नोट है 900 का, ये सप्लायर के जीएसटीआर 1 में जो उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है, जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके आप रिटर्न्स में चेक करते हो तो आपको आईएमएस डैशबोर्ड वहां पे दिख जाता है। ठीक है, जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाईज आई हुई हैं इस पे आपको एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी तो यहाँ पे आपने जहाँ से भी परचेस करा है तो यहाँ पे B2B की सप्लाईज भी अपडेट हो जाती हैं, क्रेडिट नोट की भी जो भी डिटेल्स होती हैं वो अपडेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये इनवॉइस टाइप रेगुलर है, इसमें क्रेडिट नोट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रेडिट नोट भी अपडेट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस आपको शो करेगा। आप जो भी इस पे एक्शन लेंगे वो स्टेटस में दिख जाएगा कि आपने इसे एक्सेप्ट किया है या फिर उसको आपने पेंडिंग में डाला है या फिर आपको उसको रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि यदि आप पेंडिंग में डालेंगे तो ये आपका जीएसटीआर 2B में नहीं जाएगा और उसके बाद 3B में भी नहीं जाएगा, नेक्स्ट मंथ चला जाएगा, उसको आप वहाँ पे एक्शन लेकर के अपडेट करवा सकते हैं। रिजेक्ट करेंगे तो ये टोटली आपका हट जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट करेंगे तो आपके 2B में ये अपडेट हो जाएगा। तो क्रेडिट नोट का फायदा एक सप्लायर को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हैं, मैंने आपको बताया था आप जैसे आईएमएस डैशबोर्ड को ओपन करते हैं ये आपको ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ट सप्लाईज फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो आपके केस में ऑल अदर आईटीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर के ये 8 तक जितने भी डिटेल्स हैं ये अपडेट हो जाती हैं, जिसमें कि B2B इनवाइसेस होती हैं, अमेंडमेंट्स की भी इनवाइसेस हैं। ठीक है, और डेबिट नोट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए B2B क्रेडिट नोट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जब एक्शन लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप एक्शन लेंगे तो यहाँ अपडेट हो जाएगा कि कितना आपने एक्शन लिया, कितना आपने एक्सेप्ट किया और कितना इसमें से आपने रिजेक्ट किया। देखिए क्रेडिट नोट को आप पेंडिंग में नहीं ला सकते। मैं रिसेंट में एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि आईएमएस डैशबोर्ड पे जो भी क्रेडिट नोट यदि आ रहा है तो उसको हम पेंडिंग में नहीं डाल सकते, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या पे रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि हम दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे तो भी वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी सप्लायर है जिसने कि क्रेडिट नोट अपडेट की है तो उस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी तब तक रिड्यूस नहीं होगी जब तक कि आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है। ठीक, जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे ये आपकी रिवर्सल मानी जाएगी, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, और सप्लायर का जो टैक्स लायबिलिटी है वो माइनस हो जाएगा और आपका जो आईटीसी है, ठीक है, ये जो क्रेडिट नोट अपडेट हो रहा है ना, आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि क्रेडिट नोट को लेकर के किया गया है और जल्द ही ये पोर्टल पे भी इसको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए रूल नंबर 67 जल्द ही इसको लाया जाएगा, जिससे कि एक सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे एडजस्ट करनी है वो पोर्टल पे दिखने लगे। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।